सचिन वजय को रिमांड पर लेने के लिए एनआईए ने अपनी अवधि बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन दी थी कोर्ट में, और आपको बताएं कि 4 दिन का और टाइम एनआईए को मिल गया है अब इंट्रोगेशन करने के लिए। और यह बहुत बड़ी जीत एनआईए की मानी जा रही है, क्योंकि कोर्ट ने सचिन वजय का कोई भी बहाना, कोई भी दलील को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सचिन वजय ने यह बहाना बनाया था कि उनको हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट में ब्लॉकेज है, और जिसकी वजह से उनके सीने में दर्द हो रहा है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, लिहाजा उनको जमानत दे दी जाए। लेकिन कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए और एनआईए के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और दलीलों को देखते हुए यह फैसला लिया कि सचिन वजय को अभी रिहाई नहीं दी जाएगी और सचिन वजय अभी अगले 4 दिन और एनआईए की गिरफ्त में रहेगा। आपको बताएं, जब एनआईए जांच कर रहा है, आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, और इसलिए एनआईए ये कह रहा है कि हम जल्द ही नतीजे पर पहुंचने वाले हैं, और इस पूरे मामले के खुलासे के अंतिम क्षणों में हम पहुंच गए हैं कि एंटीलिया मामले में जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की छड़ें रखी गई थी, उसका क्या रीजन था, उसके पीछे कौन लोग थे। और अब सबसे बड़ा एक सवाल है कि जो मीठी नदी में सामान मिला था, ढूंढने तो गए थे वहां लैपटॉप, और जो उसने डीवीआर वहां पर गेर दिया था सीसीटीवी फुटेज का, लेकिन जब वहां खोज रहे थे तो गोताखोरों को वहां से कारों की नंबर प्लेट मिली, और उसी में एक नंबर प्लेट ऐसी भी थी जो एक उद्योगपति ने बताया कि ये तो मेरी कार की है। कार उसकी चोरी हुई थी, जिसकी उसने एफआईआर कराई थी, लेकिन नंबर प्लेट वहां मिली। इसका मतलब यह है कि जो गाड़ियां मुंबई में चोरी होती थी, और वो लग्जरी गाड़ी यदि हो, तो उनको ये सचिन वजय बरामद कर लेता था और फिर उसका नंबर प्लेट बदलकर खुद चलाता था उसको। तो इस तरह से यह साजिश का एक खुलासा हुआ है। और अब तक आपको बताएं, एनआईए ने एक एक करके 8 कार बरामद कर दी हैं। 8 कारों का बरामद होना किसी एक व्यक्ति को जो यूज कर रहा हो, आखिरकार इतना बड़ा क्या साजिश कर रहा है वो कि 8 कार यूज कर रहा है, 3 ड्राइवर रखे हुए हैं। जिस एक गाड़ी से वो अपने होटल में घुसता है, वो निकलता दूसरी गाड़ी से है। इतना दिमाग लगाया सचिन वजय, जिसकी सीधी रिपोर्टिंग मुंबई के कमिश्नर को है, जिसकी पहुंच वहां के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तक है, आखिरकार उसको इतना दिमाग लगाने की जरूरत क्या है। तो आपको बताएं, कहीं ना कहीं वो शातिर आदमी अपराध करते समय ये विचार रख रहा होगा कि कोई उसको कभी भविष्य में भी कोई उसकी कंप्लेंट कर दे तो पकड़ ही ना पाए, और उसको उम्मीद नहीं होगी कि जिस तरह से चाल उसने चली कि लग्जरी गाड़ियां उद्योगपतियों की, उनसे सौदा कर लिया कि तुम्हारे केस खत्म कर दिए जाएंगे तो गाड़ी दो। होटल में अड्डा बनाया, वो भी 5 स्टार होटल में, और 5 स्टार होटल भी बुक कराने के लिए अपनी जेब से पैसे नहीं दिए, वो पैसे देता है कोई उद्योगपति। कल को कोई जांच हो किसके नाम कमरा बुक था, यदि वहां कोई गड़बड़ हो जाए उस कमरे में, 5 स्टार होटल में, तो किसने कमरा बुक किया, वो उद्योगपति पकड़ा जाएगा। उद्योगपति को कोई पूछेंगे, कहेंगे साहब हमें तो वजय साहब ने फोन किया था कि कमरा बुक करा दो। अब कमरा बुक करा दो 2-4 दिन के लिए नहीं, 100 दिन के लिए, यानी लगभग 3 महीने से अधिक वो कमरा होटल का 5 स्टार बुक कर दिया गया, जिसके लिए 12 लाख रुपए पे किए गए। अब आप समझिए कितनी दिमाग लगाया कि 3 महीने के लिए कमरा होटल में बुक है, उस बुक करने वाला कोई और है, आईडी उसकी फर्जी है। सचिन वजय वो अफसर है जिसको मुंबई में सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो फर्जी आईडी से एंट्री करने में सफल होता है। किस तरह की चालबाजी करने में, और दहशत उसकी कितनी थी कि कोई सवाल नहीं पूछ सकता। और इस सारी साजिश में उसने अपराधियों का भी साथ लिया है। मतलब आप देखिए, एंटीलिया केस में जो रोड रखी गई थी जिलेटिन की, उसमें जो आतंकी इनपुट उसने जोड़ा, वो जो एसएमएस कराया, उसके लिए दाऊद के गुर्गों का यूज किया गया। इसका मतलब तो यह है कि दाऊद इब्राहिम गैंग के जो लोग हैं मुंबई के अंदर, उनका अभी भी जो कारोबार चल रहा है, उसको संरक्षण देने का काम मुंबई की पुलिस कर रही है, और सचिन वजय उसका एक पार्ट था। इसका मतलब यह है, जो अभी तक हमने देखा कि एनसीबी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो सुशांत सिंह राजपूत में आए दिन छापेमारी कर रहा था, और
आप देखिए कि किस तरह से रोज आए दिन अच्छे अच्छे खुलासे होते जा रहे थे कि अब पकड़ में आया तो अब पकड़ में आया, और आखिरकार एक दिन वो मौन हो गई सब एनसीबी। तो ये सब समझ में आता है कि इस सब के पीछे जो बड़े बड़े नशाखोर हैं, नशे के व्यापारी हैं, वो किस तरह से संरक्षण पा रहे थे मुंबई की पुलिस का। अब आप देखिए, जब भी कभी एनसीबी रेड करने जाती है तो एनसीबी अगर रेड करने जाएगी तो उसको लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है। किसी भी थाने में जाना है, वहां की लोकल पुलिस उनको लेनी पड़ेगी, और लोकल पुलिस को इन्फॉर्म होगा तो लोकल पुलिस सारी की सारी सचिन वजह के संपर्क में है, तो सचिन वजह को सूचना आ जाएगी और वो लोकल गुंडों को सूचना दे देंगे। और इस तरह से एनसीबी की रेड में कई बार ऐसा देखने में आया है कि एनसीबी ने रेड की और वहां पर वो आदमी नहीं मिले जिनको वो पकड़ने गए। तो इसी तरह से ये कैसे होता है? ये तभी होता है जब पुलिस की मिलीभगत रहती है। और अब इन चीजों का खुलासा हो रहा है। जो स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से तुलना कर रहे थे मुंबई पुलिस की, तो स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस ऐसी नहीं होगी कि वो अपराधियों से मिली हुई है, या वो उगाही कर रही है, या वो नेताओं के मिलीभगत से पूरा इस तरह का नेक्सस चला रही है। लेकिन यहां मुंबई में हो रहा है, और जो हो रहा है अपराधियों को पकड़ के मारा जाना, ये बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में चल रहा है कि जब तक अपराधी काम आ रहा है तब तक ठीक है, लेकिन अब के स्टार बढ़वाने हो, अपना प्रमोशन पाना हो, तो किसी भी बदमाश को पकड़ो और मार दो, बोला जी ये मार दिया हमने गिरोह का हेड। इस तरह की स्टाइल से ये सचिन वजह काम कर रहा था। और एनआईए ने जब ये तार जोड़े हैं कि किस तरह से ये धमकाने का काम करता था, कितनी गाड़ियों को यूज करता था, इसी में मनसुख हिरेन की जो हत्या की है। अभी ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि मनसुख हिरेन एक हत्या है जो इस मामले में थी और एनआईए इन्वॉल्व था, इसलिए पता लग गया आम लोगों को। ऐसी कितने लोगों की हत्या इस सचिन वजह ने करी है, यह भी एक सवाल है। ऐसे कितने ही लोग होंगे जिनको इसने अपने काम के लिए इस्तेमाल किया होगा, और अगर इसको लगा होगा कि ये पोल खोल देगा तो उसकी हत्या कर दी होगी और आत्महत्या बताकर इसी तरह समुद्र की लहरों में फेंका होगा। तो ऐसे कितने लोग होंगे। हमने देखा, अगर आप मुंबई में डेथ का केस देखें तो आपको पिछले 2-3 साल में, जब तक ये सचिन वजह आया है तब से इसकी पूरी इंक्वायरी करें तो मुंबई के अंदर आत्महत्या करने वाले केस जो हैं कि आत्महत्याएं की हैं, आपको लगेगा उनके पीछे कहीं ना कहीं सचिन वजह जैसे लोग जुड़े हुए हैं। ये सब के सब तार, इसी तरह की स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, ऐसे बंदे को उतना परेशान किया जा रहा है या उसे मारकर आत्महत्या बताया जा रहा है। ये सारा ड्रामा पुलिस की मिलीभगत से चल रहा है, और जिसमें सचिन वजह तो एक नाम है। और सचिन वजह यदि कहता है कि मैं तो एक टूल हूं, ऐसे बहुत लोग हैं और मेरे पीछे बड़े बड़े लोग हैं, तो वो बड़े लोग कौन हैं, ये कैसे पता लगेगा? इस पता लगने के लिए कोई राज्य की इकाई जांच कर सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एटीएस में इतनी हिम्मत है नहीं कि वो स्टेट के गृह मंत्री या स्टेट के मुख्यमंत्री से पूछताछ कर ले, और इसके लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। तो मुख्यमंत्री से, उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र की जनता को सवाल करना चाहिए कि भाई आप अगर निष्पक्ष हैं, यदि आप निर्दोष हैं, आपका कोई हाथ इस उगाही कांड में नहीं है, तो आप इसकी जांच सीबीआई और ईडी को क्यों नहीं ट्रांसफर करते? आप रिकमेंड करिए कि इस जांच के तार हमें जुड़ते दिखाई दे रहे हैं कहीं ऊपर अंडरवर्ल्ड से, आतंकवादियों से, और इसकी जांच की जाए पूरी। और सचिन वजह जैसे कितने पुलिसकर्मी और इस विभाग में हैं जो इस तरह का अपराधियों से मिलकर गठजोड़ चला के और उगाही कांड कर रहे होंगे, उन सबकी जांच के लिए अच्छा हो कि मुख्यमंत्री वहां के खुद केंद्रीय जांच एजेंसियों को इसकी जांच दें। लेकिन बजाय जांच देने के वो तो केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं और वो कहते हैं मोदी इनका दुरुपयोग कर रहे हैं। मोदी जी या केंद्र सरकार अगर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही होती तो आपको बता रहा हूं, जितना बवाल महाराष्ट्र सरकार के प्यारे परमवीर सिंह ने उठाया है अभी तक सीबीआई की जांच चल गई होती और कुछ गिरफ्तारियां हो गई होती। अभी तक ईडी की रेड पड़ गई होती और कुछ एमपी, एमएलए या मंत्री अभी तक जेल में होते। ईडी को क्या करना है? कोई भी सरकार में होता अगर दुश्मन भावना से काम करने वाला, तो अभी तक ईडी की रेड पड़ा के और कह देता 100 करोड़ की उगाही में हमने रेड मारी और ये उद्धव सरकार के मंत्री पकड़ में आ गए। सरकार बदनाम होती और सरकार शायद गिर भी जाती। लेकिन केंद्र सरकार की किसी भी एजेंसी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि केंद्र की जो सरकार चल रही है वहां अमित शाह हो या मोदी जी हो,
उनका काम करने का तरीका यह नहीं है कि किसी पे अनावश्यक जांच एजेंसियों का दबाव बनाएं। हाँ, यह बात अलग है कि विपक्ष पूरा इस तरह से बदनाम करता है, लेकिन पूरे देश में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि सरकार गिराने के लिए या किसी दल को बदनाम करने के लिए केंद्र की किसी एजेंसी का इस्तेमाल मोदी या अमित शाह जी ने किया हो और सरकार गिराने के लिए काम किया हो। नहीं तो गिराने के लिए केंद्र में बैठे हुए कांग्रेसी जो जब 70 साल शासन किया है, तो पूछो कांग्रेसियों से सरकार कैसे गिराई जाती है। लगभग 50 बार राष्ट्रपति शासन लगाया और उसमें कोई ना कोई बहाना बनाया, इसी तरह बहाना बनाया। इतना बहाना तो बहुत था। यह बहुत बड़ी बात है कि एक राज्य का गृह मंत्री उगाही कांड में उसका नाम आ रहा है और वहां का पुलिस कमिश्नर उस पर सवाल उठा रहा है। तो मोदी सरकार के लिए इतना काफी था। इसी बेस पर केवल पुलिस कमिश्नर के बयान पर महाराष्ट्र की सरकार को मोदी सरकार गिरा सकती थी, लेकिन उसकी मंशा ऐसी नहीं है और इसीलिए अभी तक महाराष्ट्र की सरकार सही सलामत चल रही है। इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए मोदी और अमित शाह का, उद्धव ठाकरे को, संजय राउत को। लेकिन इसके बजाय उल्टी सीधी बातें करते हैं और उल्टी सीधी बातें वही करता है जिसके अंदर कोई खोट होता है। मोदी सरकार जितनी ईमानदारी से काम कर रही है, कांग्रेसियों से पूछो कि उसने अपने शासनकाल में कैसा किया। जो विरोधी दल हैं, यानी जो विरोधी भाजपा रही है, चाहे उस समय जनता पार्टी की सरकार रही, उस समय भी विपक्षियों को उठा उठा के यूं ही जेल में डाल दिया, इमरजेंसी लगा दी। तो ऐसा कोई कारनामा, ऐसा कोई कर्तव्य, ऐसी कोई तिगड़मबाजी मोदी सरकार या भाजपा नहीं कर रही है। और ये इस समय जो महाराष्ट्र सरकार कर रही है, ये जरूर इतना शर्मनाक है कि ये अपने पाप धोने के लिए, अपने ऊपर लगे हुए दाग धोने के लिए इनको जिस तरह के कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठा रही है, जिसकी चर्चा आम जनता में है। और इसका खामियाजा इनको आने वाले नगर पालिका के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। नगर पालिका के चुनाव सर पर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीश यदि भ्रष्टाचार में मिलकर और उद्योग धंधे करने वाले लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं, पुलिस मिली हुई है इस काम में और सरकार मौन बैठी है, तो आखिरकार सरकार होती क्यों है? लोगों की रक्षा के लिए। तो इस पर उद्धव ठाकरे जी का मौन बहुत भयंकर है और ये बोलना चाहिए उनको, लेकिन इस पर बोलने के बजाय वो केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हैं, केंद्र पर बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। यही महाराष्ट्र की जनता को इस समय खल रहा है और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ये अच्छा नहीं है। वंदे मातरम।